नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, भारत की संसद भारत के राष्ट्रीय मानस का प्रतिबिंब है और उसे ऐसा होना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी। द्वितीय महायुद्ध में भारत ने जो पराक्रम दिखाया था भारतीय सेनाओं ने, उससे भी बढ़ चढ़कर पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में सामने आया है। हमारी सेनाएं तो सदा से ही पराक्रमी थीं, चाहे वो 1962 का धोखे में नेहरू के द्वारा उपेक्षित सैनिक तैयारियों के परिवेश में किया गया चीन का विश्वासघात और नेहरू की मिलीभगत हो। उस समय भी हमारी सेनाओं ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। 1965 में जब शास्त्री जी थे तब भी अद्भुत पराक्रम दिखाया था। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भारत की सेना की सहायता भेजी, जो कि अपना ही हिस्सा है, वो तो सदा से उस भावना से भेजी, वो देश के भीतर का ही मामला था। उसमें भी हमारी सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। और इसके बाद भी चाहे वो कारगिल की घटना हो, जितने भी घटनाएं हुई, सब में अद्भुत पराक्रम दिखाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो कमाल ही कर दिया। उससे अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सैनिक तैयारियों का बड़ा आतंक भारत में कुछ लोग फैलाते थे कि अरे इनके सामने क्या युद्ध लड़ोगे। तो भारतीय सेनाओं ने दिखा दिया कि तुम किस काल्पनिक जगत में रहते हो या देश से निरपेक्ष हो, भारत में रहकर भी, और हम क्या हैं वो सामने है। तो इतनी महत्वपूर्ण घटना जिससे सारा देश तो गदगद है ही, सारा विश्व प्रभावित है, और जिसके बहुत ही दूरगामी वैश्विक भू राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी प्रकार के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे देश में एक अद्भुत आत्मविश्वास का फिर से उन्मेष हुआ है और विश्व में भारत की धाक बढ़ी है। और अन्य जो बातें हैं वो भी हम लोग चर्चा के दौरान करेंगे ही। तो उसमें संसद में जो बातें हुई, उससे जो देश की अपेक्षा थी, उसमें कांग्रेस फेल हो गई। तो कोई लोग कहेंगे भाई कांग्रेस फेल हो गई तो आपको क्या आता जाता है, कांग्रेस आपका बच्चा तो है नहीं। फेल हो गई, जैसा उनका पुरुषार्थ है, जैसा पराक्रम है, जितनी तैयारी है, जितना मन है, जैसी भावना है, उसका परिणाम सामने आया नहीं, बहुत आता जाता है। एक तो वो हमारे ही देश की पार्टी है, दूसरा भले ही वो लगातार चूल्हा बदलते रहे हैं और नाम एक ही रखे हैं, लेकिन नाम तो एक रखा है। नाम की निरंतरता होने से बहुत से लोगों के मन में देश में है कि ये वही कांग्रेस है जिसने लोकमान्य तिलक और श्री अरविंद और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे तेजस्वी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अद्भुत पराक्रमी महापुरुषों के भी मंच बनने में एक माध्यम की भूमिका निभाई, वही कांग्रेस है। तो इसलिए कांग्रेस का फेल होना दुखद है। भले ही इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर कांग्रेस संगठन के विरुद्ध एक नया संगठन खड़ा किया, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया, बहुत से और भी काम किए, अपने गुट और अपने परिवार के प्रति निष्ठावान लोगों को ही पार्टी में रहने दिया, बाकी सबको बाहर कर दिया। लेकिन तो भी कांग्रेस के नाम में भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कुछ भी हो, नाम तो इन्होंने बरकरार रखा है, तो उससे अच्छा नहीं लगता, चिंता होती है, इनको इतना नहीं फेल होना चाहिए। कुछ भी हो, विचारों से घनघोर असहमति हो तो भी जवाहरलाल नेहरू थे इसी कांग्रेस में, प्रकाश वीर शास्त्री थे, महावीर त्यागी थे, कैलाश नाथ काटजू थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, स्वयं डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे विद्वान थे, बड़े बड़े लोग थे, विचार से, व्यक्तित्व से, भावना से, देशभक्ति के हिसाब से भी बड़े बड़े लोग। तो उस कांग्रेस का इस तरह से फेल होना दुखद है।
लेकिन इससे भी ज़्यादा भयप्रद है। भारत की एक बड़ी पार्टी अगर इतने खुले रूप में चीन और पाकिस्तान के एजेंट दिखने वाले लोगों के नेतृत्व में आ जाए, और कांग्रेस में ऐसा तो नहीं है कि सब सूना हो गया, स्वयं शशि थरूर अभी भी कांग्रेस में ही, तो उसमें जो देशभक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, वो ऐसे लोगों को किन्हीं कारणों से हटा ना पाए, तो चिंता स्वाभाविक है और भय स्वाभाविक है कि पता नहीं ऐसे नेतृत्व के निर्देशन में कांग्रेस में जो भी गलत तत्व अगर घुस गए होंगे, तो पता नहीं क्या कर दें। वो चीन और पाकिस्तान के एजेंट बन जाएँ, चीन और पाकिस्तान को खुफिया सूचनाओं देने की बात हुई है हामिद अंसारी आदि के द्वारा। पता नहीं और कितना अनिष्ट कर दें, कितनी हानि कर दें। तो कांग्रेस की विफलता दुःख भी देती है और भय भी जगाती है। ये ठीक है कि हमारी वीर सेनाएँ हैं और उससे भी अद्भुत हमारे अत्यंत सजग, अत्यंत गंभीर और अत्यंत व्यापक दृष्टि रखने वाले प्रधानमंत्री हैं और उनका एक पूरा समूह है कार्य करने वालों का। तो इसलिए ऐसा भय भी नहीं है, लेकिन मन में एक हल्का-सा भय आता है कि अरे! ये पता नहीं कितनी मुसीबत खड़ी कर देंगे। ठीक है, हम उसे जीत लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय हो जाएगी। लेकिन एक अनावश्यक भीतर से भी कोई तोड़-फोड़, भीतर से भी कोई बाधा, भीतर से भी कोई शत्रु का बलवर्धन ऐसी पार्टी कर सकती है, जो इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय में भी खुलेआम पाकिस्तान और चीन की अभिकर्ता या एजेंट बनती दिखी उसके नेतृत्व के द्वारा। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि जो एक सामान्य शिष्टाचार है, जो भारत की संसद में कांग्रेस और सोशलिस्ट यानी जो डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी और जनसंघ और बाद में भाजपा, इन सभी के सदस्यों ने जो सदा दिखाई है, जो मर्यादा, जो शील, वो भी नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं कांग्रेस के माननीय सांसद, उन्होंने तो वो भी नहीं दिखाई। एक अजीब-सा जैसे क्लास में कुछ उद्दंड से छोकरे होते हैं, उस तरह बैठ जाना और अरे! डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, खंडन करो अगर वो झूठ बोलता है तो। दोनों की डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भी आदर भाव की कमी, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हैं वो, इतने विशाल देश के इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश के, उनके राष्ट्रपति को आप क्या समझते हो? कोई छोकरा है क्या मोहल्ले का? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हिम्मत हो तो उसका खंडन करो। ये लगता है जैसे कोई गलियों के छोकरे से अधिक कोई बुद्धि नहीं विकसित हुई है। और उससे भी बड़ी बात, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, इन सबके तथ्यपूर्ण, प्रामाणिक, साक्ष्यपूर्ण वक्तव्य आ रहे हैं। दस्तावेज सहित जिन बातों के पक्ष में प्रमाण है वो कहे जा रहे हैं और आप उसको यूँ तुड़तुड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान में किसी पत्रकार ने क्या कह दिया या किसी नेता का बयान क्या आ गया, वो आपके लिए लगता है कि आपके पिताजी, माताजी या गुरुजी या बॉस का वक्तव्य है। आप क्या क्या दिख रहे हैं आप? बहुत ही लज्जा का विषय है। और संसद में छोकरों की तरह बैठना लापरवाही से और ऐसे करना जैसे हम बड़े उससे सुन रहे हैं, हाँ, बोलो। माने प्रधानमंत्री न हुए कोई मोहल्ले का कोई प्रतिस्पर्धी हो गया, तो लज्जा का विषय है। तो ये भय, दुःख और लज्जा तीनों का विषय बन गई है कांग्रेस। ये ठीक नहीं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और उसके बाद स्वयं अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा, और इसके साथ ही श्री अमित शाह ने जितने व्यवस्थित ढंग से कहा, और फिर अभी राज्यसभा में जो बहस चली, उसमें जिस तरह से जयशंकर जी ने कहा, एस जयशंकर ने, तो वो तो अद्भुत है ना, अद्भुत है। और जो मर्म की बात हुई है, वो ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि अरे भाई, दुनिया भारत का लोहा मान रही है
जो मारे गए ऐसे सभी आतंकी उनके परिवार रो रहे हैं, उनका संरक्षक पाकिस्तान रो रहा है, सारी दुनिया में भारत की धाक जा रही है, और आप जो हैं भारत में भी कुछ लोग रो रहे हैं। ये क्या बात हुई? यानी भारत के कुछ लोग आतंकियों के साथ, आतंकियों के परिवारजनों के साथ और आतंकियों के संरक्षक के साथ रो रहे हैं। ये तो कितनी लज्जा की बात है। तो और अखिलेश यादव ने तो ऑपरेशन महादेव पर ही प्रश्न उठा दिया कि ये कल ही क्यों मारे गए आतंकी, यानी कि अखिलेश यादव से पूछ कर मारा जाए आतंकियों को, आतंक के सरगनाहों को। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लोकसभा में एक एक करके गिनाया, उसका तो कोई उत्तर देना पड़ेगा। या आज राज्यसभा में जयशंकर जी ने जो कहा, जयशंकर जी ने, अच्छा दूसरी बात यह है कि आप कैसे कोई प्रश्न उठाते हैं, यानी जो काम आपने खुद किया ढिठाई से आप उसके लिए भी पूछते हैं। पाकिस्तान और चीन निकट आ रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए, राज्यसभा में एक माननीय कांग्रेस सांसद ने कहा। तो जयशंकर जी ने उसके उत्तर में बताया, भाई कब कब वो निकट आए हैं, किस प्रक्रिया से आए हैं। तिब्बत पर कब्जा जवाहरलाल नेहरू ने कराया, माओ जेतुंग का, ये प्रोफेसर कुसुमलता केडिया की पुस्तक में भी है और तथ्यपूर्ण वीडियो भी उनके कई आ चुके हैं प्रमाण सहित कि वो तो माओ जेतुंग की लाल सेना की हिम्मत ही नहीं थी कि वो तिब्बत में घुसती भी। तो भारत से जवाहरलाल नेहरू ने उनको सैनिक भी भेजे, उनको मार्गदर्शन के लिए रसद भेजी, सैनिक चाहे होमगार्ड ही भेजे हों, लेकिन भारत से सहायता भेजी और रसद भेजी, चावल भेजा, ये तो उन्होंने स्वीकार किया है लोकसभा में। लोकसभा की बहस देख लीजिए। और मानसर गांव से मालगुजारी आती थी, कुछ अन्य क्षेत्रों से भी मालगुजारी आती थी, भारत में भारत की चौकी वहां थी। कैलाश मानसरोवर भारत का अंग था 1956 तक, उसको भी आपने चीन को दे दिया, तिब्बत को चीन को दे दिया, यहाँ तक कि भारतीय क्षेत्र जो है सिक्यांग वो भी उनको दे दिया, अक्साई चिन्ह भी लगभग दे ही दिया था। तो ये सब क्या हो रहा है? कांग्रेस ने ऐसे किया। इसके बाद जो विस्तार से जयशंकर जी ने बताया कि कितने तरह से कांग्रेस पार्टी ने चीन की सहायता की। एक उन्होंने बताया कि ग्वादर बंदरगाह पर जब वो प्रयास कर रहा था कि वो चीन के नियंत्रण, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आए, तो भारत की संसद में प्रश्न उठा, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी चिंता की बात नहीं, वो हमारा विषय नहीं। फिर एक समय कांग्रेस शासन ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मैत्री की, यानी कि दोनों सेनाएं, दोनों देश की सेनाएं रणनीतिक साझेदारी करेंगी। जयशंकर जी ने बताया कि वो तो, मैं उस समय चीन में राजदूत था और हमारी सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि साहब जिससे हमारी दुश्मनी है, जिस देश से, उसके साथ हम रणनीतिक साझेदारी कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई मैं तो डिप्लोमेट हूँ, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, ऐसा तो कुछ हमने ऐसी ना इसमें कोई डिप्लोमेसी दिखती है, ना देशहित दिखता है, विचित्र बात है। इसके अतिरिक्त जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा विस्तार किया गया, उसका बड़ा यत्कार रहे हैं राजीव गांधी जी के समय, लेकिन उस समय 4G, 5G, 3G ये सब इन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को ही भारत में अवसर दिया गया। लगातार चीन से समझौता कर रहे हैं, लगातार। फिर इसके बाद राहुल गांधी चीन गए तो सब जानते हैं कि इन्होंने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चीन से कुछ संधि पर दस्तखत किया। आप कौन भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, क्या थे, आप कैसे संधि कर रहे हैं? प्राइवेट व्यापारी के रूप में भी अगर कर रहे हैं तो भारत शासन की अनुमति के बिना आप कोई व्यापारिक संधि कैसे कर सकते हैं? चीन के पक्ष में लगातार वक्तव्य देना, चीन का भय दिखाना, जो चीन प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के वीडियो में आपने कई बार सुना होगा, बुरी तरह ध्वस्त हो रहा है, जर्जर हो रहा है, बिखर रहा है, उसका ये भय दिखाना कि वो तो कोई बहुत ही, वहां तो अद्भुत ज्ञान है और अद्भुत वीरता है और अद्भुत तैयारी है, और हमको चीन से तकनीक भी सीखना चाहिए, प्रबंधन भी सीखना चाहिए। देशद्रोहियों या गद्दारों का जैसे प्रतिबिंब दिखने लगे अगर भारत में, तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। इसके अतिरिक्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
संसद में कहा, वो भी तो सुनने लायक है। उसमें उन्होंने कितने पॉइंट बताए कि किस तरह कांग्रेस ने सदा हमारे शत्रुओं की आवाज़ बनने का काम किया। और वो बात तो सुन के ही कितनी वो अमित शाह जी ने कही थी, बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया। बटाला हाउस में जब आतंकियों ने वहाँ एक कांड किया, तो जो हमारे सैनिक, जो हमारा सिपाही था, उसको गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सोनिया गांधी रो रही थी जो आतंकी मारे गए उनके लिए, बटाला हाउस से रोते हुए निकली। और अमित शाह जी ने बताया कि बाद में हमने सलमान खुर्शीद को भी देखा वहाँ से रोते हुए निकले, और वो इसलिए रो रहे थे कि इंदिरा गांधी रो रही थी कि वहाँ एक मज़हबी आतंकवादी मारा गया है। और लगातार भारत की सेना कोई भी, चाहे वो कारगिल का जो भी हमारा आतंकवादियों से मुठभेड़ हो या सीधे सैनिक युद्ध हो, उसमें लगातार प्रश्न पूछना, क्या प्रमाण कि आपने ऐसे किया है? क्या प्रमाण कि आपने आतंकियों को मारा है? क्या प्रमाण कि आप कोई सचमुच आपने ऐसा एक्शन लिया है? और ऑपरेशन सिंदूर के समय तो गजब ही हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय पहले तो कह रहे हैं कि क्या प्रमाण है कि आपने ये सब किया? और फिर जब वो रुक गया तो कह रहे हैं कि रोक क्यों दिया? जब आपके पास यही प्रमाण नहीं है कि भारत की सेनाओं ने वहाँ कुछ किया कि नहीं किया, तो आपके पास ये प्रमाण कहाँ से आ गया कि रुक गया? जो चीज़ आपके अनुसार हुई ही नहीं, उसके रोकने पर आप कहाँ से विलाप कर रहे हैं या आपत्ति कर रहे हैं? हास्यास्पद और दयनीय, और साथ ही देश के विरुद्ध दिखती है पार्टी लगातार। और पाकिस्तान अगर कहता है कि राफेल हमने गिरा दिए या मुक गिरा दिया, तो आपकी पार्टी में भी लोग कहने आ जाते हैं बिना किसी प्रमाण के। पंजाब के अ, सांसद ने, प्रतिनिधि ने भी कह दिया कि वो हाँ, हमने राफेल पंजाब में गिरते देखा, बिना किसी प्रमाण के। और पाकिस्तान जो-जो बोलता है, वही कांग्रेस के नेता यहाँ बोलते हैं। कई बार तो लगता है कि जैसे वहाँ से डिक्टेशन होता है और ये यहाँ बोल रहे हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि कांग्रेस तो अब पाकिस्तान की भाषा बोलती दिख रही है, और ऐसा लगता है कि इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान और चीन में है। तो ये शुभ नहीं है देश के लिए। माना कि हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है, एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और उनका ग्रुप है, उनकी टीम है। भारत की सेनाएँ तो सदा से ही अपराजेय रही हैं, लेकिन अब ऐसा नेतृत्व है जो उन सेनाओं को करने देता है कि भाई जो करना चाहिए, सैनिक लक्ष्य जो होते हैं उनको पूरा करो। और पूरा करके सेना ने दिखाई दिया, हम लोग देखे हैं, चमत्कारिक हो गया। भारत में बैठे-बैठे ठीक उनके एयर बेस उड़ा दिए, आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए, और आगे और रहस्य आएगा कि क्या-क्या उड़ाए हैं। लोग तो कहते हैं कि जहाँ अमेरिका ने अपनी अ, परमाणुविक ठिकाने बनाए थे, उसके पास तक पहुँच गई थी भारत की सेना, उनको नष्ट भी करने वाली थी। कुछ इलाकों में शायद कोई क्षति पहुँचा भी दी है, तो जिससे घबरा गया अमेरिका। और चीन की बड़ी बड़ाई होती थी, रोज़ राहुल गांधी जी चीन की अतिशय प्रशंसा करते थे, चीन के पास ये शस्त्र है, वो शस्त्र है। वो सब शस्त्र उसने पाकिस्तान को दिए थे, और भारत को डराते थे कि उनका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस बात को दिखा दिया कि उनके शस्त्र तो धरे रह गए, और भारत की सेनाओं ने चीन और अमेरिका दोनों का बल दिखा दिया कि हमारे पास तुमसे अधिक, या उस तुम्हारे शस्त्रों की प्रतिरोधक शक्ति है, तुमसे अधिक शक्ति है, मारक क्षमता है, और हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो स्वाभिमान है और हमारा जो शौर्य है, तीनों प्रमाणित हो गए। लेकिन इसमें भी लगातार कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा निराशा पैदा करने की कोशिश, जिसमें वो पूरी तरह असफल हुए, होना ही था। संशय पैदा करने की कोशिश, जिससे सारे देश में संदेह पैदा होने के स्थान पर स्वयं कांग्रेस के प्रति घृणा पैदा होने लगी है। और पाकिस्तान के लोगों को लगातार प्रचार की सामग्री सुलभ कराना कि देखो भाई, उनका बड़ी पार्टी के, अगर एक दूसरी विपक्ष की बड़ी पार्टी का नेता भी ऐसे कह रहा है, हम ये सच है। तो ये सब बहुत ही लज्जास्पद विषय है, और इससे जैसा मैंने कहा, दुःख भी होता है, लज्जा का अनुभव भी होता है कि ऐसे लोग अब भारत में बड़े समूहों के नेता बन के उभरेंगे। और साथ ही भय भी होता है कि ये तो देश के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं, शत्रुओं की किसी भी सीमा तक जाकर सहायता कर सकते हैं। तो ये दुःख, लज्जा और भय, इनका जो भाव पैदा हुआ है, उससे हम अपने
श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। चिंता का विषय है, बहुत गहरी चिंता का विषय है। कांग्रेस का फेल होना हमारे लिए इसीलिए चिंताजनक है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पास हो। ह हम चाहते हैं कि कांग्रेस में अभी भी शशि थरूर जैसे बहुत लोग होंगे, वो या तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी निष्ठा संदिग्ध हो गई है, उसे पार्टी से निकाल बाहर करें। इंदिरा गांधी ने तो उस समय के बड़े-बड़े दिग्गज लोगों को अलग कर दिया था, तो ये तो अभी व्यक्तित्व की दृष्टि से दिग्गज नहीं है। इंदिरा गांधी का ही अनुसरण करते हुए जो लोग पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं, उनको अलग कर दिया जाए, या जैसे उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर एक अलग पार्टी बना ली थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई बन गई थी, उसी तरह इस समय कांग्रेस पी बन जाए, या कांग्रेस एन बन जाए, नेशनलिस्ट, राष्ट्रभक्त, अंग्रेजी या हिंदी में कांग्रेस रा कह दें, राष्ट्रभक्त कांग्रेस, पैट्रियोटिक कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कोई ऐसा नाम देके कांग्रेस का नवोन्मेष होना चाहिए। इस रूप में देश की एक प्रमुख पार्टी पाकिस्तान और चीन का स्वर बोलने वाले लोगों के नेतृत्व में रहे, ये शोभा भी नहीं देता, लज्जा का भी विषय है। तो यही मुझे कहना है, आगे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी इस बात को और आगे बढ़ाएँगे। आदरणीय पंकज जी 16 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी के प्रिय शिष्यों में रहे हैं 16 वर्ष की आयु से। तो मैं तो वो सब समझती नहीं। उनका जो कूट मंतव्य है, राजनीति में सदैव कूट ही मुख्य है, इसलिए कूट मंतव्य में बहुत आदर के साथ कह रही हूँ। मुझे जो लगता था बार बार, पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बोल, ये एक ऐसा अद्भुत काम किया भारतीय सेना ने। क्यों किया भारतीय सेना ने? क्योंकि 2014 से 2025 11 साल तक उसको वो सब साधन उपलब्ध कराए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने। क्या भूतपूर्व काम किया? कुल 3 दिन, कुछ घंटे या बल्कि कुछ मिनट, किसी दिन 33 मिनट, किसी दिन कितना मिनट, किसी दिन कितना मिनट। और पाकिस्तान का चुका क्या हुआ सो तो हुआ, दुनिया हिल गई। दुनिया हिल गई मतलब, दुनिया का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स हिल गया, यूरोपियन यूनियन हिल गया, चीन महोदय हिल गए। क्यों हिल गए? अभी तक आयुध बनाने का ठेका, अभी तक मतलब 1945 से 2025 तक, मानो आयुध बनाने का ठेका यूरोप, अमेरिका और चीन के बाद के दिनों में अमेरिका और यूरोप की सहायता से चीन के पास था। भारत तो खरीदार था। अब ये 3 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ कि सबके आयुध पिट गए। अच्छा, पिट गए, भारत वालों ने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि भारत में और मोदी जी हमारे परंपरागत भारतीय राजनीतिज्ञों की निरंतरता में है, और उनके साथी भी भारतीय पुरातन प्राचीन परंपरागत राजनीतिज्ञों की परंपरा में है, तो वो तो आत्मश्लाघा में बोलते नहीं है। लेकिन दुनिया का जो आयुध मार्केट था वो बदल गया। क्या बदल गया? अमेरिका का आयुध काम का नहीं है, यूरोप का आयुध काम का नहीं है, चीन का काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यही इन्हीं से तो लड़ाई लड़ा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने, भारतीय आयुध के साथ। तो यानी एक झटके में भारत का आर्मामेंट इंडस्ट्री शिखर पर आ गया, एक झटके, बिना बोले, कुछ घंटों की लड़ाई में। ये दिखा जो कुछ घंटे का लड़ाई, उसके पीछे कितना गहन मेहनत हुआ होगा भारत के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे तीनों आर्मी का, और आयुध बनाने वालों का, और गुप्तचर एजेंसीज का,
और स्पेस एजेंसीज का और काहे काहे का, ये सब तो हम लोग समझते नहीं है। लेकिन कितने बड़े एस्टैब्लिशमेंट का कैसा कोऑर्डिनेटेड काम हुआ होगा कि कुछ घंटों की मार धाड़ में संसार हिल गया। उनका आर्मामेंट इंडस्ट्री गच्चे खा गया और भारत के आर्म्स का मांग होने लग गया। भारत आयुध के आयातक की जगह निर्यातक हो गया। अब जब लोकसभा में ये सब कहा जा रहा है तो स्वाभाविक है देशद्रोही कांग्रेस का घृणित कुष्ठ रोग पीड़ित विवर्ण मुख सामने दिखाई दिया। मेरा जी और मेरे जैसे लाखों लोगों का जी कुलबुलाता था कि इस सोनिया को और इस राहुल का दुर्गत क्यों नहीं करते हैं मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी लोग जो जो करने के अधिकारी लोग। कल मेरी समझ में आया जब मैंने देखा और सुना, इतना घृणित, इतना देशद्रोही, देशद्रोह से बलबलाता हुआ, हारा हुआ, विदेश के, विदेश नहीं, शत्रु के घृणित टुच्चा एजेंट की तरह बलबलाता हुआ भाषा शैली विवर्ण मुख जो सामने आया, अगर इनको खुला नहीं छोड़ा जाता तो भारतीयों की समझ में कैसे आता। लेकिन फिर भी समझ में जितना भी आया, मन में एक बात जरूर आती है, ऐसा विराट देश हमारे पास इस कली काल में मोदी जी, शाह जी, एस जयशंकर जी और कितने लोग जो बोले, इनके जैसे ऐसा तेजस्वी नेतृत्व है। उसके बाद उसी हमारे लोकसभा में इतने घृणित लोग ऐसा देशद्रोह करके कैसे चुपचाप निकल जाए। कुछ तो इनकी सजा होनी चाहिए, कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे घृणित लोग, ऐसे देशद्रोही लोग चुने ना जाए। भाई, ये जो इलेक्शन का जो कानून बना है वो इसी लोकसभा ने बनाया है कि कौन उम्मीदवार बनेगा, चुनाव कैसे होगा, वगैरह वगैरह। तो इसी लोकसभा को कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए कि ऐसे देशद्रोही लोग चुनाव तो न लड़ सके। और लंबा चौड़ा नहीं तो इनका जो सार्वजनिक क्रियाकलाप और वक्तव्य है वह स्वयं में प्रमाण है कि ऐसे लोगों को लोकसभा में चुन के नहीं आने देना चाहिए। मतलब ये उम्मीदवार ही ना बन सके, ऐसे कानून तो पास होने चाहिए। इनको देखकर जितना सेना के शौर्य से, हमारे नेतृत्व के देशभक्ति और बुद्धि से और उनके कूटनैतिक लाघव से जितना मन प्रसन्न होता है, इन घिनौने लोगों को देखकर मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लाखों लाखों देशभक्त नागरिकों का जी कटकटा के रह जाता है। तो आज का विषय बहुत लंबा हो गया। मैं राजनैतिक टिप्पणियां करना जानती नहीं हूँ, लेकिन एक बात पर बड़ा मन को सांत्वना मिला, 11 साल तक इन तुच्छों को क्यों मोदी जी ने खुला छोड़ा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सबों का केवल एक काम था, भारत के विराट भूभाग पर एनिमी स्टेट खड़े करना। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है भाई, ये भारत है। किसने 14 अगस्त 1947 को, किसको संवैधानिक अधिकार था? नेहरू को था, गांधी को था, कांग्रेस पार्टी को था, जाते हुए अंग्रेजों को था कि भारत राष्ट्र में, जिसको तुम विभाजन कहते हो, विभाजन कर दिया क्या?
कांग्रेस को अधिकार था या उसके किए कर्म का हम पर कोई दाय है? तिब्बत मानसरोवर 1915 अगस्त 1947 को भारत में है, 48 को भारत में है, 50 को भारत में। किस अर्थ में? राजनैतिक अर्थ में भाई। वहां से टैक्स आ रहा है, वहां हमारी पुलिस है, हमारा डाक तार विभाग है नासा में। इसको उठा के नेहरू ने दे दिया। तो नेहरू का जो देशद्रोह का कृत्य है, वो कृत्य भारतीय देशभक्तों पर और भारत सरकार पर बाध्यकारी क्यों है? भारत सरकार पर, भारतीयों पर देशद्रोहियों का कृत्य बाध्यकारी नहीं है। देशद्रोहियों का कृत्य हमारे द्वारा दंडनीय है। तुमने 1959 में तिब्बत के क्षेत्र से अपना सब अधिकार समेट लिया, तो तुमको देशद्रोह का दंड मिलेगा, हमारा अधिकार थोड़ी चला जाता है। देशद्रोही के कृत्य से हमारा अधिकार कहाँ बाधित होता है भाई? देशद्रोही दंडित होता है। मैंने 4-5 पुस्तकें मंगाई हैं, बहुत ध्यान से मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ लूं फिर इस तिब्बत वाले विषय पर, और सियाचिन वाला जो मामला है, अक्साई चीन वाला मामला है। चीन चीन नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी जब वहां सड़क बना रही है, तो देशद्रोही गद्दार ट्रेटर जवाहरलाल नेहरू उनके बनाने वालों को यहाँ से रसद भेज रहा है। कल्पना कीजिए, पीकिंग से वहां तक रसद लाना संभव था क्या? मरे खपे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के पास या चीन के पास? चीन को तो जापान ने रौंद दिया था ना, पूरे 30 साल तक रौंदा था। उसकी तो ऐसी मरी हुई हालत थी, उस पर विस्तार से साहित्य उपलब्ध है। भारतीय क्षेत्र पर विदेशियों का कब्जा कराने वाले एजेंसी का नाम है कांग्रेस। ये बात किसी मर्यादा के कारण लोकसभा में हमारे सरकार नहीं कहती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को तो सप्रमाण ये कहना चाहिए। तो इसके बाद केवल मैं समापन कर रही हूँ, या मिश्र जी कुछ और कहेंगे? मेरी बात का समापन कर रही हूँ। मन हर्ष से गदगद हो गया जब एक नरकेसरी नहीं, हमारे नरेंद्र, अमित शाह जी जिस तरह इनको लथाड़ के डांट रहे थे, इन लकड़बग्घों का कुछ फाइनल उपाय तो होना चाहिए। और संसार में हम आयुध निर्यातक जो बने हैं, उसके बाद इन घृणित लोगों का ये बलबलाना भी बनता है। मेरी बात संपन्न हुई। हम लोग असल में कांग्रेस ने जो किया है, अब उसे उसका कुछ तो जिम्मेदारी उसकी बनती है। और कल प्रधानमंत्री जी ने, हो क्या रहा है कि ये, अब संक्षेप में केडिया जी ने कह ही दिया वस्तुतः, कोई इतना मूर्ख भी हो सकता है किसी पार्टी में। ये मैंने जीवन में, मैं 16 वर्ष की उम्र से राजनीति में निकट से सक्रिय हो गया था, और तब से कभी सक्रिय रहा, कभी केवल अध्ययन करता रहा। लेकिन एक तरह से 65 वर्ष हो रहे हैं भारतीय राजनीति को निकट से देखते हुए। इतने मूर्ख लोग किसी महत्वपूर्ण पद पर हमने कभी भी नहीं देखे जैसा इस समय कांग्रेस के नेतृत्व पद पर है। यानी अगर आपकी ऐसी तैयारी थी, कोई आपके पास तथ्य ही नहीं था, तो बहस के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे थे? और वहां नए-नए पाप, प्रधानमंत्री जी बहुत ही संयमित ढंग से बोलते हैं, लेकिन कल जो उन्होंने बताया है उससे तो किसी भी देशवासी का खून खौल जाएगा। पहले आपने जो चीन को 38,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन दे दी, एक तो वही देशद्रोह है, अक्षम्य देशद्रोह है। लेकिन उससे भी पहले का जो कश्मीर वाले मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने बताया और अमित शाह जी ने बताया।
इसके अतिरिक्त जो सिंधु जल समझौता हुआ था, तो सुन के ही खून खोल जाता है कि सिंधु नदी हमारी, सिंधु नदी से ही भारत का बहुत दिनों तक उसकी एक परिचायक रही है। सिंधु से कहते हैं कई लोग कि हिंदू बना, है ना? और सिंधु प्रदेश या सिंधु क्षेत्र का नाम वेदों में भी है, ऋग्वेद में भी है सिंधु शब्द। तो उस सिंधु नदी के जल को कहा कि पाकिस्तान को हम 80% देंगे और भारत में 20% रखेंगे। और जो बांध भी बना रहे हैं, वो उस बांध में अगर वो सिल्ट जम जाती है, जिससे कि वो उसका जो गहराई है वो खत्म होती जाती है, पानी थोड़ा सा ही बचता है, वो भी जब पाकिस्तान अनुमति देगा तब हम डिसिल्टिंग करेंगे, नहीं तो सिल्ट जमने देंगे। मतलब और किसको देशद्रोह कहते हैं? इसके अतिरिक्त जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया और नेताओं के और शासकों के बयान और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान कामा फुल स्टॉप में मिलते हैं कई बार। ये प्रधानमंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है। वस्तुतः यूरोप के या विश्व के किसी भी अन्य देश में अगर ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे सब व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाला जाता है। हर जगह मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, दर्शन और इतिहास दोनों का। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें ऐसे खुलेआम देशद्रोही काम करने वालों को जेल में नहीं डाला जाए। अब यहाँ की सेना चूंकि बहुत अनुशासित है और वो अपने हाथ में नागरिक शासन लेना नहीं चाहती, नहीं तो भारत के सेनाध्यक्ष ही ऐसे प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री होकर भी देश के विरुद्ध जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, लेकिन भारत की सेना का अनुशासन और लोकतंत्र के प्रति उसकी निष्ठा अद्भुत है। लेकिन कांग्रेस का क्या कहें? सिंधु नदी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने बनाई थी क्या? आपने कैसे उससे समझौता कर दिया, इतना अपमानकारक। इसी प्रकार पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का आपने ठेका ले रखा है क्या? आज भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उसके लिए पूरे तथ्य ही दिए हैं। और जो सबसे लज्जा की बात है कि अब कांग्रेस के पास कोई भी राजनीतिक मुद्दा उसका देश के भीतर से नहीं निकलता। पाकिस्तान जो राजनीतिक मुद्दे डिक्टेट करता है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि राजनीतिक मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है कांग्रेस पार्टी। ये तो बहुत ही दयनीय और बहुत ही लज्जास्पद बात है और भारत के वीरों के पराक्रम को हल्का करने की कोशिश, सब असह्य है ये केवल। और आप सेना के पास भी ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन राजनेताओं के या शासक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संकेत के बिना तो वो कुछ नहीं करेंगे। अन्यथा सेना का मनोबल गिराने वाले व्यक्ति को सेना कहीं से भी उठाकर गिरफ्तार कर सकती है। ये जो आर्मी रूल्स है उसमें प्रावधान है। ब्रिटिश काल में इस पर एक्सरसाइज होती थी। प्रधानमंत्री से भी पूछने की जरूरत बाद में उनको सूचना दे दी जाती है। कोई व्यक्ति यदि सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करे तो उसे कहीं से भी सेना उठा सकती है। ये सैनिक अधिकारी निर्णय ले सकते हैं। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? देश में अराजकता को फैलाना चाहते हैं, लेकिन सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक जो व्यापक जनाधार है वो और स्वयं भारतीय सेना बहुत अनुशासित, बहुत संयमित है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ये स्वयं उभरते जा रहे हैं और अब ये वोट के लिए भी केवल मजहबी आतंकवादियों या मिशनरी विस्तारवादियों अथवा कम्युनिस्टों के सहयोग पर निर्भर होते जा रहे हैं। इनको या कोई भ्रमित इसको करना है प्रोपेगेंडा से जिन हिंदुओं को, इसके सिवा इनका तो कोई माई बाप ही अब नहीं बचेगा। पुंछ और नीलम घाटी और उरी को इन्होंने दे ही दिया था पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री जी ने कल बताया। तो देशद्रोह के लगातार दृष्टांत, साक्ष्य, प्रमाण कांग्रेस पार्टी ने जो देशद्रोह किया है उसके इतने प्रमाण प्रधानमंत्री जी ने दिए। इनमें से एक ही प्रमाण काफी है ऐसा करने वालों को जेल में डालने को और उनकी संपत्ति कुर्क करके राष्ट्रीय रक्षा निधि में जमा करने को। तो ये पहली बार हमने जो प्रधानमंत्री जी को थोड़ा तेजस्वी ढंग से इनकी पोल खोलते देखा। उसका कारण ये है कि देशद्रोह की बहुत अधिक सीमा लांघी जा चुकी है, बहुत बार। अन्यथा प्रधानमंत्री तो इतने शांत और गंभीर हैं, वो तो हमने जगदीप धनखड़ जी के मामले में ही देख लिया, शांति से ही सब कर देते हैं। तो इन्होंने जो वास्तव में किया है वो अक्षम्य अपराध है और उससे कई गुना अधिक है जितना प्रधानमंत्री जी ने कल गिनाया। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए और देशवासी जानते भी हैं मोटे तौर पे। इतना ही कहना है कि हमारे पास इतना गंभीर, इतना शांत और इतना संयमी नेतृत्व है, इस पर हमें गर्व है। लेकिन फिर भी देश के विरुद्ध इतना खुलकर
किसी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है। और हम तो यही निवेदन करेंगे कि भारत शासन को, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान तो है ही, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई के विषय में भी अगर वो उचित समझें, क्योंकि देश हित हमसे ज़्यादा वो समझते हैं। क्या करना उचित है ये वही जानते हैं, लेकिन हम लोग तो अपनी भावनाएँ व्यक्त कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो देशभक्त लोग हैं, उनको अब ऐसे नेतृत्व को या तो विदा करना चाहिए या अंतरात्मा की आवाज़ पर एक नई पार्टी गठित करनी चाहिए। इतना ही आज कहना है। समापन करते हैं अब। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।